हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरे चैनल पे अभी एमएनएस 2021 क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, ये आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में एमएनएस 2021 क्रैश कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, और जो भी वीडियोस अब तक अपलोड हुई है मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ठीक है, हमारी क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हुई थी। हमने क्या क्या कवर कर लिया है उसके बारे में बात करते हैं। हमने कवर कर लिया है करंट अफेयर की दो वीडियो दोनों वीडियो में 200-200 क्वेश्चन है और दोनों ही वीडियो 50-50 मिनट की हैं। यानी कि आप ये मान के चलो कि आपने 1.5 घंटे में 400 क्वेश्चन कर लिए हैं करंट अफेयर के। ठीक है, दूसरी कौन सी वीडियो अपलोड हुई है हमारे चैनल पे दूसरी इंडियन पॉलिटी की वीडियो अपलोड हुई है। इंडियन पॉलिटी के हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी मैंने उस वीडियो में कवर कराया है। तो इंडियन पॉलिटी को भी आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। गाइस, जो हमारा क्रैश कोर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, वीकली टास्क रखते हैं 7 डे का कि हम एक दिन में ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये 3 डेज का तो कंप्लीट कर लिया है और आज हमें क्या करना है, 4 मार्च को साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी ना हमारी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, मैं पूरी आपकी जो फिजिक्स है वो कराऊंगी। ठीक है, फिजिक्स इस वीडियो में कवर हो जाएगी, इससे बाहर फिजिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें क्या होगा, मैं कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें कराऊंगी आपको, प्लस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए क्वेश्चन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन कर लोगे और थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा। थ्योरी भी पढ़नी है और ये 50 क्वेश्चन भी करने हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगी 30 मिनट की, वो मैं 10 से 15 दिन बाद अपलोड करूंगी। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डालूंगी प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे, 100 to 150 क्वेश्चन कर लेंगे बस, और फिर इन दो वीडियो से बाहर करने की आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, दूसरी बात यह है कि जो ये वीडियो लेक्चर है इसका पूरा पीडीएफ फॉर्म मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेडिकल फील्ड गाइडेंस, लास्ट में एक स्माइली है, वो आप लगा देना, मेरा चैनल शो हो जाएगा। ठीक है, उससे आप अपने कनेक्ट हो जाइए ताकि आप जो पीडीएफ है वो ले सके। ठीक है, सो फिजिक्स में आपको इस वीडियो से बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको थ्योरेटिकल भी अच्छे से करना होगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरी बात, एक और वीडियो आएगी, क्या है उस वीडियो में हम 100 to 150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बस इतना काफी होता है फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है साइंस का। 50 नंबर में से आपकी 35 to 40 मार्क्स की आती है बायोलॉजी आती है, तो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। 10 to 15 मार्क्स में आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आएंगी, तो इतना पढ़ना काफी होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगी। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगी। तो जो ये वीडियो है, ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये अरिहंत की बुक से है, अरिहंत एमएनएस 2020 की जो बुक है ना उससे है ये। ठीक है, जिसके पास वो बुक है वो मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और जिसके पास नहीं है वो पीडीएफ से कर लेना। ठीक है, तो ये वही बुक है, कोई अलग से बुक मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री उसमें अच्छी दे रखी है, उतनी करनी होती है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आपको पहले क्या दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये जो चीज़ें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की टेबल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना, मैंने क्वेश्चन में भी कराऊंगी मैं आ गई है। उसके बाद जो ये फॉर्मुलाज यहाँ पे गिवन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन फॉर्मुलाज को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब आप दूसरा पेज खोलोगे तो ये यहाँ पे आपको फिर से फॉर्मुलाज दिखेंगे, उनके ऐसा यूनिट दिखेगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को करें। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपको प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के बारे में बता रखा है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आप कर लेना। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे उनमें भी मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट की एक टेबल अलग से दूंगी, तो आप चाहे तो वहाँ से कर लेना या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, सही दे रखा है यहाँ पे भी, ये चीज़ अच्छी है, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ये कन्वर्जन है, मेजरमेंट कन्वर्जन है, इनको भी अच्छे से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ समझाने का नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये टेबल हो गई, ये टेबल हो गई और ये टेबल हो गई, यहाँ से बस ये एंगल आपको देखने हैं। ठीक है, प्रीवियस में मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बस ये एक टेबल बताई थी और एक ये टेबल बताई थी, यही दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेक्स्ट है इसमें आप लोग ये बॉक्सेस देख रहे होंगे, मैंने बना रखे हैं, तो आपको बस ये बॉक्सेस पढ़ने हैं। ठीक है, इनमें क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी क्वेश्चंस वाली, उनमें मैं इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना वही कराऊंगी। तो आप लोग इन जो जो मैंने बॉक्स बना रखे हैं इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मुले के तौर पर। ठीक है, आप चाहो तो एक बार इस थ्योरी से भी गो थ्रू हो सकते हो, लेकिन जो मैंने मार्क रखा है उस पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैंने ऐसे मार्क कर रखा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से लास्ट ईयर 2020 में एक क्वेश्चन आया था आपका, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पे। ठीक है, तो आप अच्छे से कर लेना। गाइस, एक और बात, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें 2020 के क्वेश्चन डिस्कस होंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, स्पेशल वीडियो होगी, वो कमेंट में बताना अगर आपको वो वीडियो चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पेपर की एक वीडियो मैं बना रही हूँ, तो आप कमेंट में बताना कि मेरे को वो बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि आप लोगों को देखनी है। ठीक है, तो आप लोग बताना एक बार। उसके बाद बस यही है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से कर लेना, जो ये मैंने मार्कआउट कर रखे हैं इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। वैसे समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने अच्छे से सब समझा रखा है, सब एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अच्छे से। और वही है कि सब जगह आपके जो ये क्वेश्चन है वही है। ग्रेविटेशन चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, जो भी आपके मैंने बॉक्स लगा रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, स्टार मार्क कर रखे हैं, वे सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ग्रेविटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए थे 2019 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी की जो ये चीज़ें हैं, एफ एस कोस थीटा पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी आगे, जो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे उस पर क्वेश्चन इसके ऊपर होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, टर्म क्या होती है। ठीक है, कुछ नहीं आता, बस बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है कि उनका ऐसा यूनिट क्या होती है, या फिर जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो आपको एम और वी की वैल्यू दे देंगे और काइनेटिक एनर्जी पूछ लेंगे, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल से। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, आपको बस ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 किलो आर में कितने जूल होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सी चीज़ें, ये आप खुद पढ़ोगे, ये पढ़नी तो खुद ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अब आप इनको ये चीज़ें याद नहीं करवा सकती, ये बहुत ईजी चीज़ें हैं जो कि हम 9th 10th 11th 12th में सीख के आते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है, यही करना है आपको। ठीक है, इसमें कुछ सोल्व करवाने का नहीं है, कुछ पढ़ाने का नहीं है कि मैं अब यही लाइन अब मैं इस वीडियो में बोल दूँ और वीडियो को 1 घंटे की कर दूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको बस सोर्स दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने बुक प्रोवाइड कर दी है, पढ़ना आपको है। ठीक है, चलिए
टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि आपको मार्क पॉइंट पढ़ने हैं, बॉक्सेस पढ़ने हैं, स्टार मार्क पढ़ने हैं, मुझे बस यही बताना था। पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाएगी। चलिए जल्दी से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करना ज़्यादा जरूरी है, 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे मायोपिया हाइपरमेट्रोपी इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2020 में, मायोपिया के ऊपर क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। 2020 वाला पेपर है, मैं डिस्कस करूंगी बहुत जल्दी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक ज्यादा मैटर करता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, इक्वेशंस है मोशन की, वहां से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, मैंने बताया अभी आपको। तो गाइस थ्योरेटिकली आपको बस यही पोर्शन कंप्लीट करना है, फटाफट से इस चीज को पढ़ लो। जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो सोल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम 100 to 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, 200 भी हो सकते हैं, वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। इन दो वीडियो से फिर आपको फिजिक्स में बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आपके लिए करवा रही हूँ, तो पीडीएफ में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास बुक है वो बुक से पढ़ ले। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना काफी है, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा मत सोचना कि बायोलॉजी में मैं अरिहंत की बुक पढ़ लो उतना हो जाएगा। 11 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको प्रॉपर उसके लिए, ठीक है। चलिए हम अपने जो 50 क्वेश्चन है वो सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं किस डिवाइस के थ्रू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है जो कन्वर्ट करता है आपकी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने बोला था कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। कौन सा डिवाइस है, कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कवर एक्सरे। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सरे की डिस्कवरी रोटन ने की थी। रोटन रेडिएशन, इसी वजह से इसको बोला जाता है। एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सो यहाँ पे भी मैंने आपको प्रोवाइड की है जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है किस साइंटिस्ट ने की है। जैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की है, न्यूट्रॉन की है वो जेम्स चैडविक ने की है, एटम की आपकी जॉन डाल्टन ने की है, ठीक है। एक्सरे की आपका रोटन मैंने बता दिया है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उसका वर्क बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 0। क्यों होगा? फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एफ और एस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। आपको पता है वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं तो थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 होता है आपका 0। सो ये पूरी टर्म आ जाएगी आपकी 0, तो वर्क डन हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? सो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है आपकी किलोवाट आवर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, ठीक है। ये क्या है आपको ये पॉइंट नहीं पढ़ना, बीटीयू वाला, ये कैलोरी वाला भी नहीं पढ़ना, एमएनएस के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बीटीयू वाला मत पढ़ना। बाकी जो ये है किलोवाट आवर है, वाट आवर है, जूल है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर की बात करें तो पावर की यूनिट में भी आपको ये बीटीयू याद नहीं रखना है। वॉट, किलोवाट एंड हॉर्स पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पीरियड ऑफ आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? ये होता है आपका सी ऑप्शन 24 आवर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? देखो मैंने यहाँ सैटेलाइट का आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कराया है, तो डिस्कस करते हैं क्या है इसमें। द हैवी बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी प्लैनेट है उसके इर्द गिर्द जो बॉडी मूव करती है, जो हैवी बॉडी मूव करती है, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। वी वेलोसिटी जो स्पीड होती है सैटेलाइट की वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है मास के, यानी मास पे वो डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, एवरी बॉडी इनसाइड अ सैटेलाइट फील वेटलेसनेस, ठीक है। इनसाइड अ सैटेलाइट जो भी बॉडी होती है वो वेटलेसनेस कंडीशन फील करती है। नेक्स्ट हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव। जो एनर्जी होती है हमारी सैटेलाइट की, जो टोटल एनर्जी यहाँ पे बात हो रही है, टोटल जो एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो होती है आपकी नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अभी बात करी है, तो जियो स्टेशनरी का जो टाइम पीरियड है दैट इज 24 आवर, और अगर पूछे पोलर सैटेलाइट का कितना होता है तो दैट इज 84 मिनट। 84 मिनट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दो बातें और रह गई यहाँ पे कि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है टीवी सिग्नल को जो फिर टेलीकास्ट होते हैं आपकी टीवी प्रोग्राम, एंड ये रिवॉल्व करती है एट हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। इतनी हाइट पे ये रिवॉल्व करती है। पोलर सैटेलाइट जो होती है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इन द यूनिवर्स एवरी बॉडी एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी अदर बॉडी। हर एक बॉडी है जो दूसरी बॉडी पर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। ये बात किसने बोली थी? आपकी बोली थी न्यूटन ने। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी? ये है हमारा न्यूटन ने बोला था कि एफ क्या होता है? फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। एक बॉडी का मास जो ये दो बॉडी है ये इसको ट्रैक करेगी, ये इसको ट्रैक करेगी, तो ये एक बॉडी का मास, फिर जो एफ जी है वो डायरेक्ट दूसरी बॉडी का मास, और इनकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका होगा, और फिर जो आपका निकल के आएगा वो आएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है? दैट इज वेट। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं कैसे। हमने यहाँ पे ये चीजें गिवन है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल करवा रखे हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद कर लेना इनको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो हमारे पास है मास एंड वेट।
मास क्या होता है? मास होता है हमारा मेजरमेंट नंबर ऑफ एटम कि उस जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं। और वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स मास ड्यू टू ग्रेविटी। एक फिक्स मास है, उसके ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उसको बोलते हैं हम वेट। क्या बोलते हैं? वेट। नेक्स्ट है जो ये मास होता है, ये किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। ये हम मेजर करते हैं बीम बैलेंस से, ये हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी किलोग्राम और इसकी यूनिट होती है आपकी न्यूटन। 9.8 जो है ये होती है, ठीक है, न्यूटन यूनिट होती है। W इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। वेट होता है mg होता है, ठीक है, जो हमारा वेट होता है दैट इज mg। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय। ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं? तो ये करते हैं हम, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइग्रोमीटर किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं हमारी जो ह्यूमिडिटी है उसको। एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये चीज़ हमने देखो यहाँ पे यही बोल रखा है, इसको हाइग्रोमीटर को और क्या बोलते हैं? नेटर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जैसे कि हाइड्रोमीटर है उसको वो किससे रिलेट करता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पायरोमीटर है वो आपका हाई टेंपरेचर से रिलेट करता है। इलेक्ट्रोमीटर है वो आपको प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है। सो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट बता दिए हैं जो कि जिनके यूज क्या क्या है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। जैसे एलिमीटर है, एलिमीटर आपका यूज करता है एल्टीट्यूड को, ठीक है। बैरोग्राफ है, बैरोग्राफ का यूज करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। उसके बाद आता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर आपका चेंज कर सकता है या फिर रिवर्स कर सकता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इस टेबल को, ठीक है। रही बात इस टेबल की, तो आपको ये पूरा जो वीडियो लेक्चर है, जो ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ आप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपने वहाँ ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी होगी। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो ना तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सारी आपको टेली पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क से हम क्रीम जो निकालते हैं वो किस के थ्रू होता है? उसमें कौन सा जो प्रोसेस है वो लगती है? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है और सेंट्रीपिटल क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल के बारे में हम यहाँ बताएंगे और सेंट्रीफ्यूगल का हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। पिटल क्या होता है? जो सेंटर है, पिटल इज द इनसाइड टुवर्ड द सेंटर अगर आए जो फोर्स वो होता है सेंट्रीपिटल, और अवे फ्रॉम द सेंटर जाए, अवे फ्रॉम द सेंटर जाए वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि हम अगर हमारा मिल्क होता है उससे क्रीम निकाल रहे हैं तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो कौन सा कॉन्सेप्ट देता है? दैट इज फोर्थ ऑप्शन, इनर्शिया देता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। सो दैट इज इनर्शिया। तो आपका जो न्यूटन का पहला लॉ है वो किस कॉन्सेप्ट को बताता है? इनर्शिया को बताता है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेजर द स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट। किसने स्पीड ऑफ लाइट को पहली बार मेजर किया? दैट इज रोमर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। All Romer was the first who measured the speed of light in 1676 by observing the speed of satellite of Jupiter. उसने क्या करा था? स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, जुपिटर की जो सैटेलाइट है उसकी स्पीड को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतनी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स इन नेचर। कौन सा फोर्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है नेचर के अंदर? तो ये है आपका, हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट जो कि आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के ऊपर डेफिनेटली आएगा, ठीक है। जो आपका सबसे वीकेस्ट है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल। उसके बाद इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? आपका वीक न्यूक्लियर, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूट द कलर। व्हाइट लाइट कितने कलर को कैरी करती है? दैट इज 7। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा विबजॉर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स होते हैं ना। तो व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो 7 स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, इसमें 7 कलर होते हैं जो कि क्या होता है? विबजॉर, ठीक है। इसमें से एक और जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि जो रेड होता है उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है उसकी हाईएस्ट होती है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको नहीं पता तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा होता है। म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, यानी कि जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका लैम्बडा कम होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है कि जो रेड है उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है तो लोएस्ट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। वायलेट की इससे अपोजिट हो जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी कलर्स इन अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर। डिस्प्ले यूनिट के अंदर प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? आपके 3 होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जिसमें ये तीनों है वही करेक्ट ऑप्शन है आपका। कौन सा है? आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, यही है विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंटेन प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू, यही 3 कलर आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब टाइम भी यहाँ पे है तो ये वाला सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी, दैट इज थर्ड ऑप्शन द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो यही बोला है ए इज इक्वल टू v/t होता है और वेलोसिटी की m/s होती है, तो आपकी एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? m/s स्क्वायर। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना होता है? ये क्या होता है आपका? ये होती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी होती है। और स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। डिस्टेंस क्या होती है? ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से इधर जाएंगे बी पॉइंट तक, ये आपने डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। यानी कि ए डिस्टेंस है, मान लो ये, तो आपने ए डिस्टेंस एक बार गए हो तो ए डिस्टेंस, ठीक है। अगर दोबारा हो गए तो डिस्टेंस पूछे तो 2a, ओके। और अगर आपसे अभी पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों की डिस्टेंस ए है, यहाँ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? ए, वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। यही फर्क है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो स्पीड है वो आपकी जीरो नहीं हो सकती है, वेलोसिटी वो जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट कैन बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जैसे स्पीड भी जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज, ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? दैट इज थर्ड लॉ। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ठीक है, कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर। ट्रांसफॉर्मर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। इट वर्क ओनली विद एसी करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, टू इंक्रीज द एसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है आपका टंगस्टन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि टंगस्टन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो बाहर ग्लास की कवरिंग होती है, ठीक है, टंगस्टन को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ऑक्सीडेशन से, ताकि इसका जो लाइफ पीरियड है वो इंक्रीज हो सके। और टंगस्टन एक रेयर मेटल है, ठीक है, जो कि नेचुरली पाई जाती है आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सिंबल आपको याद रखना है, दैट इज डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस इज। जब हम एक बार मैग्नेट को इक्वल हाफ कर देते हैं तो क्या होता है? तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे ये इक्वली डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो वो अलग अलग एक एक मैग्नेट बन जाते हैं, तो रिमेन द सेम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके एक्सप्लेनेशन यहाँ से आप देख सकते हो कि जब हम एक बार मैग्नेट को तोड़ते हैं तो वो दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो उसके जो पोल्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हर एक आधे हिस्से पे आपका एक पोल पे नेगेटिव आ जाएगा और एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो आगे आप इसके पार्ट करोगे तो भी ऐसा ही होगा, इसकी स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में आप याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टेंपरेचर ऑफ विच रीडिंग ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस आर द सेम। तो ये आपका होता है -40 पे। क्या बोल रहा है कि किस टेंपरेचर पे रीडिंग सेम होती है फ़ारेनहाइट स्केल की और सेल्सियस स्केल की? तो ये होता है -40। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, -40। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो है ये आपको एक न्यूमेरिकल आ सकता है ऐसे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज ऑन। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कब बढ़ता है? देखो, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। जब लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। जब एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। सो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, क्या लिखी है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस आर लेंथ, मैंने बता दिया, एरिया भी मैंने बता दिया, टेंपरेचर क्या होगा? टेंपरेचर ऑफ द मटेरियल, द हायर द टेंपरेचर हायर द रेजिस्टेंस, ठीक है, जितना ज़्यादा टेंपरेचर होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, किस तरह का मटेरियल वो भी मैटर करता है। तो आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, देन कॉपर, ठीक है। तो आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है कॉपर से, आपको ध्यान रखना है। ओम्स लो यहाँ पे दे रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वोल्टेज की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा और आई पूछ लेगा, मतलब इन तीनों में से किसी दो की दे देगा वैल्यू और एक पूछेगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, एमएनएस में इसी टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, एनर्जी में किसके थ्रू कर सकते हैं? सी ऑप्शन, बैटरी के थ्रू। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये देखो हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट अ डायनामो, एक डायनामो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन करता है? बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन सब्सटेंसेस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट सुपर लो टेंपरेचर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या बोलते हैं? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सर्टेन टेंपरेचर पे अपना जो रेजिस्टेंस है वो लूज कर देते हैं, तो उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुपर कंडक्टर आर लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंप्लीटली एट वेरी लो टेंपरेचर। बहुत कम टेंपरेचर होने पर जो सुपर कंडक्टर होते हैं उनका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सब्सटेंस हैविंग इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। जिसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज द कंडक्टर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे? व्हेन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द कंडक्टर डिक्रीजेज। जब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, ये सबको पता है, ये कॉमन सी बात है। और रेजिस्टेंस के बढ़ने से जो आपका इंसुलेटर है, इंसुलेटर का जो इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना इंसुलेटर बेटर होगा। यहाँ पे कुछ आपका एग्जांपल गिवन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के एग्जांपल गिवन है, याद रखने का, 5 एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? दैट इज डी ऑप्शन, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन गिवन है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, द जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनामो मैंने अभी बताया था, डायनामो भी ऐसा ही करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल। इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर कन्वर्ट एसी वोल्टेज फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई। जो ट्रांसफार्मर है वो एसी वोल्टेज को हाई से लो से हाई करता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्यूज वायर यूज एज सेफ्टी डिवाइस इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेड अप ऑफ। जो फ्यूज वायर है जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगता है वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है आपका बी ऑप्शन, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उस मेटल का बना होता है। व्हेन एक्सेसिव करंट पास थ्रू द सर्किट देन इट मेल्ट एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में करंट आ जाता है तो क्या होता है? ये जो है मेल्ट हो जाता है, प्रोटेक्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, लाइक रेफ्रिजरेटर के लिए हम यूज करते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे। फ्यूज वायर अलो टू पास ओनली रिक्वायर्ड करंट नेसेसरी फॉर द कंडक्शन, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ टिन लेड अलॉय बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो है फ्यूज वायर है वो किससे बना होता है, एग्जांपल बता दो, टिन एंड लेड की अलॉय से बना होता है क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा इनमें से बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका सिल्वर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, दोनों का ही बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इज एज फॉलो। ठीक है, ये याद रखना है, कॉपर एल्यूमिनियम और आयरन की क्या है, कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, डिक्रीज कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडक्टिव एलिमेंट गिवन है। द मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर मेटल, सिल्वर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हाईएस्ट तो सिल्वर के पास होती है, सिल्वर के बाद ये गिवन है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मास नंबर इज डिफाइंड एज। मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारा मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये होता है आपका मास नंबर। अब द टर्म एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज इन द न्यूक्लियर फिजिक्स एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस एंड इज गिवन एज सिंबल Z, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम योर केमिस्ट्री यू विल रिमेंबर दैट दिस नंबर है आल्सो डिफाइंड एज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप लोग ये सारी चीजें ना अच्छे से समझते हो। ठीक है, इतना तो सब जानते हैं, ये चीजें बहुत कॉमन है, आप 11th 12th में पढ़ के आते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज ओम मीटर। ओम मीटर, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, क्या है, आर क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, रो की निकालनी है, इसकी ओम होती है, ये उधर चला जाएगा एरिया, तो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू वी कॉल्ड व्हेन द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी बिलो 20 हर्ट्ज। ठीक है, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, तो कौन सा इफेक्ट होता है, तो आपका होता है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव होती है जिनकी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है इंफ्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट्स मैंने यहाँ गिवन की हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना इन यूनिट्स को। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, सो यहाँ से ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं, ये तो कॉमन सी है, 7th क्लास में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट कौन सी है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। स्ट्रेस की यूनिट पूछे तो स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास लॉय। ब्रास लॉय के कंपोनेंट बताने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अलॉय सारी जो है याद करके जाना, इंपॉर्टेंट जो भी है मैं इस वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन फिर भी अपने आप से भी करके जाना। ठीक है, तो आपका ब्रास अलॉय के कंपोनेंट पूछ रहा है, तो इसका कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक। सो यहाँ पे देखो मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है इसी में, तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी जैसे यहाँ पे ये गिवन है कि ब्रास में कौन कौन सी कंपोजिशन होता है, उसका कितना परसेंटेज होता है, आपको ये अच्छे से याद रखना है, इसके यूजेस भी आपको अच्छे से याद करने हैं। तो ये टेबल पूरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जो भी टेबल मैंने यहाँ लगा रखी है ऐसे ही नहीं लगा रखी, कोई रीजन है, इंपॉर्टेंट है तभी लगा रखी है। ठीक है, सो ये जो आपको ये सारी अलॉय है अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। कहाँ पर जो वेट है वो मैक्सिमम होता है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज एट द पोल। पोल पे हमारा जो वेट है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, क्यों होता है वो भी रीजन दे रखा है यहाँ पे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो जैसे ये सेंटर होता है ना, अगर यहाँ पे कोई बॉडी है तो उसका वेट मिनिमम होता है, और पोल्स पे अगर आएंगे तो पोल्स पे उसका जो वेट है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्यों होता है ऐसा, because when an object is in the center experience gravitational pull from all direction, the weight of an object maximum on the earth is on the poles। क्योंकि अगर जो हम उसको सेंटर में रखेंगे तो यहाँ से भी कुल, यहाँ से भी कुल, यहाँ से सब जगह से इक्वल फोर्स लगेगा, तो यहाँ से इक्वल फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर सेंटर में आपका मिनिमम फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे मिनिमम फोर्स लग रहा है, इसलिए उसका जो वेट है वो भी मिनिमम होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पोल्स हैं, पोल्स पे इसी रीजन की वजह से, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड ही होगा सिर्फ। ठीक है, डाउनवर्ड होगा तो जी भी हमारा नीचे ही होता है, इसी वजह से वेट जो है पोल्स पे आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की क्या होती है, डेसिबल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी कॉल्ड। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, एमवी, दैट इज मोमेंटम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी रिलेशन आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा ऑप्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए सही है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कर्व होती है। ठीक है, ऐसे कर्व होती है, यानी नॉर्थ से जाके साउथ में आएंगी, नॉर्थ से जाके साउथ में आएंगी, नॉर्थ से जाके साउथ में आएंगी। जो भी एक्शन का आंसर क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन है वो क्या दिखाती है हमें, स्ट्रेंथ दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की, कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल एज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। किस मेटल की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। सो ये होती है आपकी सिल्वर की, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन है। यहाँ पे ये टेबल प्रोवाइडेड है, यहाँ पे आपको जो अदर इंपॉर्टेंट, सिल्वर के बाद क्या आता है, कॉपर की होती है, फिर गोल्ड की होती है। तो ये ऑर्डर आपको ऐसे याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑर्डर याद कर लेना किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, ये आप रोडियम तक याद कर लेना, ये 5 याद कर लेना, स्टार्टिंग की बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट, किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर आपका करता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड। अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल गिवन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेशन और एडहेशन के बीच में डिफरेंस बता रखा है, तो एक बार ये टेबल में आपको रीड आउट करा देती हूँ। क्या बोल रखा है इस टेबल में? कोहेशन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम यहाँ पे सॉरी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में आपका अट्रैक्शन होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर होती है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्या बोला है? इसमें वंडरवाल फोर्सेस होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों होती हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन, टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो लाइन है उसमें क्या बोला था? फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज ड्यू टू इसका एग्जांपल क्या है? टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन होती है लिक्विड में, वो किसकी वजह से होती है? आपकी कोहेशन के कारण होती है। और स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस इज ड्यू टू स्प्रेडिंग, कोई सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर वाटर अगर स्प्रेड हो रहा है, कोई लिक्विड स्प्रेड हो रहा है तो वो आपका एडहेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी टेबल पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर इज सेड टू ट्रैवल विद। साउंड की स्पीड, साउंड की जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा स्पीड में एक बॉडी ट्रैवल कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक स्पीड इज द रेट ऑफ ट्रैवल दैट एक्सीड। देखो, अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाती है, कोई चीज ट्रैवल करती है, तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल इज फ्रॉम, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडियो सिग्नल इज फ्रॉम कहां से कहां तक होती है? दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच फॉलोइंग? पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिस्टल ऑफ डायमंड शाइन ड्यू टू, क्रिस्टल होता है डायमंड का, वो शाइन करता है किस वजह से करता है? वो करता है आपका लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, वो अपना क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वो शाइन करता है। इजीली रिफ्लेक्ट लाइट व्हिच गोज इनटू देम। ठीक है, स्पार्कलिंग होती है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको याद होने चाहिए डायमंड से रिलेटेड कि वो शाइन करता है, वो किस लिए करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। ये हमें गिवन है, इनको मैच करना है हमें। यूनिट ये गिवन है, आपकी क्वांटिटीज इनकी यूनिट गिवन है, उनको मैच करना है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, वर्क डन की जूल होती है। तो आपका ए ऑप्शन का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा फोर्थ, ए फोर्थ, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गाइस, मैंने बोला था कि आप लोग ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको बाहर से फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है एमएनएस के लिए। वो तभी होगा जब आप लोग थ्योरेटिकली जो मैं चीज़ करवा रही हूँ उसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे, प्रॉपर याद करोगे। ठीक है, इन 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, आपको थ्योरी जो मैंने प्रोवाइड की है वो पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका जो है फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लोगे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नहीं पढ़े तो सारे ही रहने हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो। गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये जो क्लास थे फिजिक्स के कैसे रही, ये वीडियो कैसी थी। ठीक है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिले। ठीक है, थैंक यू गाइस।